हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूजीसी प्लगइन इन द ब्रिटिश लिटरेचर सीरीज। हम कर रहे हैं इंट्रीगम पीरियड। लास्ट वीडियो में हमने इस एज का हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड पढ़ा था। इंट्रीगम का मतलब क्या होता है? इंट्रीगम का मतलब होता है जब कोई कंट्री जिसमें नॉर्मल गवर्नमेंट का रूल ना चल रहा हो, यानी कि जैसे कि इंग्लैंड में मोनार्की चल रही थी, तो मोनार्की जब खत्म हो जाए बट फिर भी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन तो चलेगा ही, दैट इज कॉल्ड इंट्रीगम पीरियड, या इसको कॉमनवेल्थ पीरियड भी कह देते हैं। सो चार्ल्स वन की डेथ के बाद से लेके चार्ल्स टू के राजा बनने के बीच का जो पीरियड है, उस टाइम को इंट्रीगम पीरियड कहते हैं। सो इस पीरियड के सबसे मेजर पोएट हैं जॉन मिल्टन, जिसको हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हम बाकी के माइनर पोएट्स बट इम्पॉर्टेंट पोएट्स को हम कवर करेंगे, जिसमें से हमें डेफिनेटली सरफेस लेवल पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं। सो हमारे जो नेक्स्ट ऑथर हैं वो है जॉन बनियन। इनकी थोड़ी सी डिटेल्स हम देखेंगे। इनकी लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है, बहुत ही डिफरेंट सी है बाकी के पोएट्स जितने भी आज तक हमने पढ़े हैं एंड आगे भी हम पढ़ेंगे। सबसे डिफरेंट इनकी लाइफ है। एंड जॉन बनियन से मैं कह सकती हूँ कि हमें 12 से 15 क्वेश्चंस पिछले सालों में मिले हैं, रिपीट हुए हैं। इसीलिए इनकी सारी डिटेल्स जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। जॉन बनियन है कौन थे? वो एक ट्रैवलिंग रिपेयरमैन थे। ट्रैवलिंग रिपेयरमैन जैसे हमारे यहाँ पर फेरी वाले होते हैं, चीजों को रिपेयर करने के लिए गली गली घूमते हैं। सो शुरू में ये एक रिबेलस काइंड ऑफ इंसान थे, जो भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, रिलीजियस नहीं थे। सो एक बार क्या होता है, इनको एक विजन आता है, एक विजन इनको दिखता है जिसमें इनको गॉड दिखाई देते हैं। गॉड का दर्शन इनको होता है, जो कि एक बहुत रेयर चीज है, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। सो इनका जो विश्वास है अब बदल जाता है, नास्तिक से ये आस्तिक हो जाते हैं। एंड तब इनकी जो वाइफ है वो इनको सलाह देती है कि क्यों ना आप जो डिवोशनल लिटरेचर है उसको पढ़ो। तो ये डिवोशनल लिटरेचर पढ़ना शुरू करते हैं। इसके बाद ये वहां पर ही एक चर्च होती है, गिफोर्ड चर्च, उसमें ये एक टीचर बन जाते हैं, प्रीचिंग करना शुरू करते हैं। सो जब रेस्टोरेशन पीरियड होता है 1660 में, चार्ल्स टू जो है उन्होंने नॉन एंग्लिकन, यानी कि जो इंग्लिश चर्च, एंग्लिकन चर्च को नहीं मानते हैं, उनको काफी डिस्ट्रक्शन की थी, उनको काफी पनिशमेंट्स दी थी। उसी के चलते जो बनियन है उनको भी 12 साल की जेल हुई थी, तो ये जेल में थे। बट इनको बिल्कुल भी मन में कोई द्वेष या कोई टेंशन नहीं थी कि मुझे जेल हो रही है या मैं जेल में जा रहा हूँ। जेल में भी ये हैप्पीली और पीसफुल लाइफ जी रहे थे, और इन्होंने जेल में एक रिलीजियस इंस्ट्रक्टर का काम करना शुरू किया। वहां पर भी लोगों को इंस्पायर किया कि वो भगवान में विश्वास करें, क्योंकि इन्होंने गॉड का जो एक्सपीरियंस है वो खुद से लिया था, सिर्फ किसी की सुनी सुनाई बातों को नहीं माना था, खुद से इन्होंने गॉड को एक्सपीरियंस किया था। वहां पर इन्होंने बहुत सारी रिलीजियस बुक्स लिखी, तो ये राइटर बन गए। एंड इनकी बुक्स के नाम आपको याद करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो यहाँ पर मैंने लिखी भी हैं स्लाइड में। इनके टाइटल्स तो आपको पक्का याद करने हैं, क्योंकि इनमें से ऑलरेडी टाइटल्स के ऊपर क्वेश्चन आ गए हैं। एंड इनकी सबसे जो फेमस बुक है वो है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जिसको आपको बहुत डिटेल में करना है। सो इस बुक से ही 12-13 क्वेश्चन हमें पिछले सालों में मिले हैं। रिपीट से इनसे क्वेश्चन आते हैं और बहुत आसान हो जाता है, सिर्फ एक ही वर्क की डिटेल करनी हो जहां से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हो, तो हमें उसे मिस नहीं करना चाहिए। सो फर्स्ट वर्क, थोड़ी थोड़ी डिटेल्स मैं आपको इन टाइटल्स की बता देती हूँ ताकि इनको याद करना आपके लिए आसान हो जाए। ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स, नाम से थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया हो रहा है ये बनियन की स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि अपनी ही स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में इन्होंने इसमें लिखा है। इसमें इन्होंने जो भी अपनी लाइफ में बुरे कर्म किए हैं, बुरे काम किए हैं, उनके बारे में लिखा है। एंड वो इस बुक के थ्रू लोगों को एनकरेज करना चाहते हैं कि आप जितने भी पाप कर लो, अगर आप भगवान की शरण में जाते हो, वो इतना दयालु है कि आपको माफी दे देता है। तो वो लोगों को भगवान की तरफ रुख करने के लिए एक तरह से गुहार लगा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि गॉड इज सो ग्रेट कि आपके कितने भी बुरे कर्म हो वो उसको माफ करने की क्षमता रखता है।
इस बुक का जो टाइटल है वो एपिस्टल्स टू द रोमन्स से लिया गया है। तो इतनी डिटेल्स भी आप इस बुक की कर लोगे तो हमें क्वेश्चन अगर आया तो हम उसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट जो वर्क है वो है द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन। इसके भी टाइटल से हमें पता चल रहा है, तो हमें बनियन का एक पैटर्न पता चल रहा है कि बनियन जो है वो एलेगोरिकल फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि जो मिस्टर बैडमैन है वो एक ट्रेट है, ह्यूमन ट्रेट है, उसको इन्होंने पर्सोनिफाई कर दिया। सो एलिगोरिकल मेथड से वो हर वर्क में लिख रहे हैं, जो भी इमोशंस या जो भी चीजें होते हैं उसको वो ह्यूमन शेप दे देते हैं। सो द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन ये एक डायलॉग फॉर्म में बुक है। दो लोगों के बीच में डायलॉग्स हैं, मिस्टर वाइजमैन, वाइज मतलब बुद्धिमान, एंड मिस्टर अटेंटिव। सो वो दोनों बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? मिस्टर बैडमैन के बारे में। वो डिस्कस कर रहे हैं कि जो मिस्टर बैडमैन है उसने इतने बुरे कर्म किए हैं कि उसे हेल में ही भेजा जाएगा। सो इसके टाइटल के ऊपर हमें 2005 में क्वेश्चन मिला था। हो सकता है पुराने क्वेश्चन अब रिपीट हो रहे हैं, आपके टाइम पे भी रिपीट हो जाए, तो इसका टाइटल आपको याद रखना है। बहुत आसान है जॉन बनियन के टाइटल्स को याद रखना। नेक्स्ट वर्क है हॉली वॉर। इस बुक में एक फिक्शनल टाउन के बारे में बात की गई है। तो मैं आपको अभी इसकी ब्रीफ में एक कहानी बताती हूँ छोटी सी, जिससे आपको आइडिया लगेगा। अगर आपने पैराडाइज लॉस्ट पढ़ा है या आपने बाइबल की बुक ऑफ जेनेसिस के बारे में पढ़ा है तो ये जो टाइटल है वहां से लिया गया है। सो एक फिक्शनल टाउन है जिसका नाम है मैन सोल। अब ये भी एलिगोरिकल है, मैन सोल मतलब ह्यूमन बींग्स की जो सोल होती है। इसका एक राजा है शदाई। शदाई एक बहुत अच्छा राजा है एंड उसकी किंगडम के जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंस हो गए हैं सैटन जैसे एक बुरे कैरेक्टर से जिसका नाम है डायबोलस। ठीक है, सो अभी हमने तीन चीजें पढ़ी। मैनसोल, मैनसोल टाउन का नाम है, शदाई वहां का राजा है, एंड वहां के जो लोग हैं वो डायबोलस नाम के एक बुरे इंसान के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। अब राजा जो है वो परेशान है, बट राजा का जो बेटा है इमैन्युअल, जो बिल्कुल जीसस क्राइस्ट की तरह राजा की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, गॉड की प्रॉब्लम्स जैसे जीसस क्राइस्ट ने सॉल्व की थी बैड एंजल्स के साथ लड़ाई करके, उसी तरह से जो इमैनुअल है वो डायबोलस के बैड इन्फ्लुएंस को खत्म करता है, राज्य को वो बचाता है। एंड ये स्टोरी मिलती जुलती है बुक ऑफ जेनेसिस की स्टोरी से, या हम कह सकते हैं पैराडाइज लॉस्ट। सो है सिमिलर बट सेम नहीं है, क्योंकि उसमें जो है एक्चुअल बात की गई है, इसमें वहां से रेफरेंसेस लिए गए हैं। लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जिसकी आपको एक एक डिटेल करनी है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस डेप्थ में पूछे गए हैं। सो डेप्थ से क्वेश्चन आते हैं तो आपको बहुत लॉन्ग समरी पढ़नी है। ये भी एक एलेगरी है, एलिगोरिकल वर्क है, जिसमें सरफेस लेवल पर हम जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब कुछ और होता है। ये दो पार्ट्स में है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसकी हर डिटेल से क्वेश्चन आता है। तो इसका फुल टाइटल भी आपको पता होना चाहिए। इसका फुल टाइटल है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट विच इज टू कम। तो ये आपका टाइटल हो गया। पोएट जो है वो अपनी बात करता है, वो कहता है कि मैं जेल में, है ना, डेन, डेन वर्ड यूज किया उन्हें, डेन मतलब जेल, जेल में वो सोए हुए थे। उनको एक सपना आता है जहां वो एक इंसान को देखते हैं, एक मैन को देखते हैं जिसका नाम है क्रिश्चियन। सो जो क्रिश्चियन है वो सफर कर रहा है क्राइसिस ऑफ फेथ, यानी कि उसका जो विश्वास है भगवान के ऊपर या इस दुनिया की चीजों को देख के वो डोलता रहता है ना, क्राइसिस है फेथ। सो वो कहाँ पर रहता है? वो सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन में रहता है, यानी कि ये जो दुनिया है वो सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन है। एंड उसे एक इंसान, उसका दोस्त है इवेंजल्स, वो उसे कहता है कि तुम्हें सेलेस्टियल सिटी जाना चाहिए। तो वो उसको सलाह देता है कि तुम्हें सेलेस्टियल सिटी, सेलेस्टियल सिटी मतलब जहां भगवान रहता है वहां पर जाना चाहिए, वहां ट्रैवल करना चाहिए। अब ये एलिगोरी है, इसका मतलब क्या है कि हर इंसान, क्रिश्चियन मतलब हर इंसान, सो क्रिश्चियनिटी से रिलेट भी किया है इन्होंने, और इन्होंने हर ह्यूमन बीइंग की बात की है कि उसको इस दुनिया में, इस हेल जैसी दुनिया में या इस भव सागर में, है ना, हम हिंदुइज्म में भी कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये भव सागर है, इससे पार जाने के लिए हमें एफर्ट्स करने चाहिए, अपने कर्म सुधारने चाहिए। और हम फिर कहाँ जाएंगे? सेलेस्टियल सिटी, यानी कि स्वर्ग, जहां पर भगवान रहते हैं, भगवान के चरणों में हम जाएंगे। सो यही सलाह इवेंजल्स जो है क्रिश्चियन को देता है। तो क्रिश्चियन अपनी वाइफ को पूछता है और अपने बच्चों को पूछता है कि क्या तुम दोनों हम मेरे साथ चलोगे?
तो वो दोनों जो उसके वाइफ और बच्चे हैं वो उसे मना कर देते हैं। तो ये भी एक सिंबल है कि जो ये वाली जर्नी है ये आपकी अपनी अकेली होती है, इसमें आपके जो रिश्तेदार हैं, आपकी जो फैमिली है वो पार्ट नहीं होती, आपके अपने कर्म हैं जो आपके साथ जाएंगे। चाहे फिर आप परिवार के लिए कर रहे हो, किसी के भी लिए कर रहे हो, बट जो कर्म आपने किए हैं वो आपको अकेले ही भुगतने पड़ते हैं। ठीक है। सो अब जो क्रिश्चियन है वो अकेला ही सेलेस्टियल सिटी की जर्नी पर जा रहा है। सो जो इस बुक का फर्स्ट पार्ट है उसमें क्रिश्चियन की सेलेस्टियल सिटी तक की जर्नी दिखाई गई है, एंड सेकेंड पार्ट में उसकी वाइफ एंड बच्चों की जर्नी दिखाई गई है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, फर्स्ट जो पार्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें क्वेश्चंस जनरली उसी पार्ट से मिले हैं। सो इस बुक के सारे लोग और जिन भी प्लेसेस पर क्रिश्चियन जाएगा, सो ऑलमोस्ट 12 प्लेसेस पर वो जाएगा, वो प्लेसेस के नाम आपको याद होने चाहिए। वो सारी चीजें एलिगोरिकल हैं, वो भी आपको समझनी है। सो जहां भी वो जाता है, ठीक है, 12 जगहों पर वो जाता है, जहां भी वो जाता है उसे अलग अलग तरह के अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग मिलते हैं। कुछ लोग उसकी हेल्प करते हैं, कुछ लोग उसको फंसा देते हैं। उन सारे लोगों के नाम भी आपको जाननी चाहिए। और उसकी अलग अलग तरह की परीक्षाएं होती हैं, एंड उन परीक्षाओं को पार करके फाइनली उसको मिलती है रिवर ऑफ डेथ, जिसको क्रॉस करके उसे सेलेस्टियल सिटी पहुंचना है। तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं इस पूरे एज के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी, बट आपको उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना होगा, तभी मैं वो वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। सो आपको 12 प्लेसेस और उसमें जो लोग उसको मिले, जो लोग अच्छे थे बुरे थे, वो सबका नाम आपको याद रखना है। सो बनियन की इस बुक से बहुत सारे लोगों ने इंस्पिरेशन ली है। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो मैं आपको बता रही हूँ, जनरली आपको ये एक जगह पे कहीं नहीं मिलेगा, मैंने जगह जगह से इकट्ठा किया है। सो सबसे पहले है मैकपीस ठाकरे। ठाकरे ने वैनिटी फेयर लिखा है, जिसमें जो ये इंस्पिरेशन ली है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस से। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में एक जगह आती है वैनिटी फेयर, उसी की जगह के नाम से इन्होंने ये टाइटल अपनी पोयम का लिया है। एंड वैनिटी फेयर एक इंपॉर्टेंट पोयम है, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसको भी पढ़ेंगे। डिकेंस ने ओलिवर ट्विस्ट का सब टाइटल यहाँ से लिया है, उनका सब टाइटल है पैरिश बॉयज प्रोग्रेस। सो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस से उन्होंने बनाया है पैरिश बॉयज प्रोग्रेस। मार्क ट्वेन ने अपने ट्रैवलोग, सो एक ट्रैवलोग उन्होंने लिखा था, इनोसेंस अब्रोड, उसका जो सब टाइटल है वो भी पिलग्रिम्स प्रोग्रेस से लिया है, न्यू पिलग्रिम्स प्रोग्रेस उसका सब टाइटल है। इसी तरह से एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिनको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन में जो हीरो है हक जो है वो भी लाइब्रेरी में इस बुक को मेंशन करता है। एंड इसी तरह से CS ल्यूविस ने भी पिलग्रिम्स रिग्रेस लिखा है, पिलग्रिम्स रिग्रेस। सो इसी टाइटल को इन्होंने चेंज करके पिलग्रिम्स रिग्रेस लिखा है। वो बताते हैं कि बचपन में जो CS ल्यूविस हैं वो बहुत ही रिलीजियस टाइप के बच्चे थे, बट जैसे जैसे वो बड़े होते हैं रिलीजन से कट ऑफ होके वो एक पैगन बन जाते हैं। इसी तरह से शार्लोट ब्रॉन्टे ने भी अपने 3 नॉवेल्स शर्ले, जेन आयर एंड विलेट में इस बुक से रेफरेंसेस लिए हैं। तो इसीलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंड जो भी नाम चीजें मैंने आपको बताई हैं उनके ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे कि एक बार क्वेश्चन आया था जो ओलिवर ट्विस्ट है उसके सब टाइटल को कहाँ से लिया गया है। सो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस से लिया गया है पैरिश बॉयज प्रोग्रेस। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि ये कहाँ से करें, कौन सी बुक में है, तो ये किसी बुक में नहीं है। लिटरेचर के लिए NTA या UGC चाहता है कि आपको 360 डिग्री नॉलेज हो, कि एक वर्क आपने पढ़ा तो वो कहाँ से इंस्पायर हुआ, उसका सब टाइटल कहाँ से आया, उसमें कौन सी थीम है, कौन सा आपका मीटर यूज किया गया है, कौन से तरह के पैटर्न्स यूज किए। सो दे वांट यू टू नो एवरीथिंग, बट वो हर बुक के लिए जानना बहुत मुश्किल है। तो हमने वो सारी चीजें इकट्ठी की हैं एंड उनको आपके सामने दिखाया है, आपको बताया है, तो आप उसको भी कर लेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। नेक्स्ट हमारे ऑथर हैं रॉबर्ट बर्टन। अब इनके बारे में जान के भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग से कैरेक्टर हैं। इनसे भी हमें सरफेस लेवल पर क्वेश्चन काफी सारे मिले हैं।
सो ये देख लेते हैं, इनका एक ही वर्क इम्पॉर्टेंट है। ये एक स्कॉलर हैं, राइटर हैं, और एंग्लिकन चर्च में ये एक क्लर्जीमैन भी थे। सो इनका जो प्रोफेशन है वो क्लर्जीमैन का था मेनली। बट इनके वर्क्स को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे किसी डॉक्टर के किसी वर्क को पढ़ रहे हैं, जैसे कोई डॉक्टर एक रिसर्च करता है या एक साइंटिस्ट का जो माइंडसेट होता है, वैसे वर्क्स इन्होंने लिखे हैं। और इन्होंने अपनी लाइफ का मैक्सिमम जो टाइम है वो एक स्कॉलर की तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बिताया है। इनका सबसे फेमस वर्क है द एनाटॉमी ऑफ मेलैंकोली, जो 1621 में इन्होंने पब्लिश किया था। डेथ के कुछ सालों पहले ही इन्होंने पब्लिश किया था, जो कि बहुत बहुत रिनाउंड वर्क है, बट हमें बहुत डिटेल में उस वर्क को नहीं पढ़ना है। ये जो वर्क है इन्होंने डेमोक्रेटिस जूनियर के नाम से पब्लिश किया था, यानी कि एक स्यूडोनेम या पेन नेम इन्होंने लिया था, अपने खुद के रॉबर्ट बर्टन के नाम से पब्लिश नहीं किया था। ये जो बुक है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और बाद में इन्होंने इसके साथ एक प्रोलोग, यानी जो स्टार्टिंग में एक स्पीच होती है, वो भी ऐड की थी, डेमोक्रेटिस टू हिज रीडर्स के नाम से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बाकी हम इसको थोड़ी सी डिटेल्स में आपको इसकी दे देती हूँ। आज के टाइम पर आपने देखा है लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन है, और लोग उसको इम्पोर्टेंस भी दे रहे हैं। आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि लोग जो है साइकेट्रिस्ट के पास या थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, थ्योरी सेशंस लेते हैं, ताकि जो उनकी मेंटल टेंशन है, जो उनकी लाइफ की जो डिग्रेड कर रही है लाइफ को, उसको ठीक किया जाए। लोग आजकल शादियों के लिए भी, जिनकी मैरिज सही नहीं चलती, मैरिज काउंसलर्स के पास जाते हैं। तो लोगों ने इस चीज को आज के टाइम पे मानना शुरू किया, बट पहले के टाइम पे लोग इस चीज को वैल्यू नहीं देते थे। बट ये जो बुक है शायद दुनिया की पहली बुक है जिसने डिप्रेशन, मेलैंकली और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिटेल में स्टडी की है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि उस टाइम पे इंट्रीगम पीरियड में 1660 से पहले किसी इंसान ने इन चीजों को तवज्जो दिया, वैल्यू दी। लाइफ के इस पड़ाव को, इस जो प्रॉब्लम है, इसको उसने इम्पोर्टेंस देके एक बुक में लिखना जरूरी समझा। बट हमने पिछले सालों में अपने इस टाइम से पहले के सालों में देखा है कि लोग इस चीज को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बट ही इज द वन जिसने इसको इम्पोर्टेंस दी। सो इसके जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इमोशनल डिप्रेशन के बारे में बात की है कि डिप्रेशन होता क्या है, उसके क्या कारण, कॉजेज क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं। और जो सेकंड पार्ट है बुक का, उसमें उन्होंने इसके क्या क्योर हो सकते हैं, है ना। सो जैसे आजकल भी हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, मेडिटेशन करो। सो इसके क्या क्या क्योर हो सकते हैं, और अगर कोई डिप्रेशन में चला गया है तो उसके ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं, उसके बारे में बात की है। ऑथर के अकॉर्डिंग 2 तरह के डिप्रेशन है या मेलैंकली है। एक तो प्यार में अगर कोई पड़ जाए, लव मेलैंकली हो सकती है। आपने अपने आसपास अपने क्लासमेट्स के साथ, क्या पता आप भी कभी ना कभी लव डिप्रेशन में गए हो। सो लव डिप्रेशन एक तरह का डिप्रेशन है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो ओवर रिलीजियस लोग हो जाते हैं, जो रिलीजन से जुड़ के सब चीजों से पीछे हट जाते हैं, दुनियादारी से, उनको भी डिप्रेशन होने के चांसेस हैं। तो 2 तरह का डिप्रेशन उन्होंने बताया है, लव मेलैंकली एंड रिलीजियस डिप्रेशन। थर्ड पार्ट में उन्होंने बहुत सारी ग्रेट लव स्टोरीज के रेफरेंसेस लेकर लव मेलैंकली का एग्जाम्पल दिया है। जैसे अगर हम अपने इंडिया में भी देखें तो हम बात करते हैं सोनी महिवाल की, और भी बहुत सारे ऐसे लवर्स हैं जिनकी शादी नहीं हो पाई या जो मिल नहीं पाए, जिसकी वजह से पूरी लाइफ उन्होंने एक टेंशन में, एक डिप्रेशन में बिता दी। सो रेफरेंसेस इन्होंने बहुत सारे लेकर लव मेलैंकली के क्या सिम्टम्स होते हैं, उसको कैसे क्योर किया जाए, उसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स इंसान कर सकता है, वो सारी चीजें बताई हैं। एंड फोर्थ पार्ट में उन्होंने सेम चीज रिलीजन के साथ की है कि रिलीजियस मेलैंकली क्या है। तो जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डिप्रेशन की वजह से आती है और उनके क्या क्योर हो सकते हैं, उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है, वो सारी चीजें उन्होंने बताई है। एंड आप आगे आने वाले ऑथर्स के बारे में भी देखोगे कि जो भी कुछ ऑथर्स हैं जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम फील हुई, उन्होंने इन बुक्स को पढ़ा है, इस बुक को पढ़ा है द एनाटॉमी ऑफ मेलैंकली, एंड अपने लिए सॉल्यूशंस भी ढूंढने की कोशिश की है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे साइकेट्रिस्ट और काउंसलर्स बहुत कॉमन बात नहीं थी।
नेक्स्ट हमारे ऑथर हैं सर थॉमस ब्राउन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑथर हैं एंड ये बाय प्रोफेशन एक फिजिशियन थे और इनके वर्क्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इनकी अलग ही एक स्ट्रीम है जिसके लिए ये लिखते हैं। इनकी नेचुरल और साइंटिफिक थ्योरीज में बहुत डीप क्यूरियोसिटी थी। इनकी फेमस वर्क्स में सबसे फेमस वर्क है रिलीजियो मेडिसी। रिलीजियो मेडिसी को आपको थोड़ा सा देखना है, डिटेल हमें नहीं करनी है, टाइटल से या थोड़ी बहुत डिटेल से क्वेश्चन हमें मिले हैं, मैं आपको बता भी दूंगी किस तरह के क्वेश्चन। सो ये जो वर्क है ये एक तरह की ऑटोबायोग्राफी है। इस वर्क में इन्होंने राइटिंग थीम्स और लैंग्वेजेस जो है, यानी कि जो राइटिंग पैटर्न है, थीम्स और लैंग्वेज, ये सारी मिडवल पैटर्न से ली है, तो इसलिए हम इसे एक मिडवल वर्क भी कह सकते हैं। रिलीजियो मेडिसी का मतलब क्या है? रिलीजन ऑफ ए मैन या फिर रिलीजन ऑफ ए फिजिशियन। ठीक है, सो लाइफ ऑफ ए फिजिशियन या रिलीजन ऑफ ए फिजिशियन। तो ये भी एक क्वेश्चन एनटीए में ने पूछा था कि रिलीजियो मेडिसी का मतलब क्या है। सो पोएट जो है वो साइंस में और जो ह्यूमन रिलीजियस फेथ है दोनों में वो विश्वास करता है। वो कहता है कि जो रिलीजन है वो भी एक तरह की साइंस है। जैसे हम इंडिया में भी कह देते हैं कि इंडिया में जो हिंदू धर्म है उसमें जो चीजें जुड़ी हुई हैं वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक हैं और हमारे बेनिफिट के लिए हैं। जैसे कि अगर हम सूरज को पानी देते हैं तो वो सिर्फ एक फेथ की बात नहीं है, साइंटिफिकली वो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। उसकी वजह से हम सूरज के सामने जाते हैं, हमारी आईज को बेनिफिट मिलता है। तो इसी तरह से ही ऑल्सो बिलीव्स इन साइंस एंड फेथ। और इसके अलावा ही बिलीव्ड इन विच क्राफ्ट, सुपरस्टिशियस चीजों को भी ये मानते हैं। वो कहते हैं कि जो भी सुपरस्टिशंस हैं दे ऑल आर साइंटिफिक। एंड जो गलत पॉपुलर सुपरस्टिशियस चीजें हैं जो गलत हैं उनको भी इन्होंने ठीक करने की कोशिश की है। एंड ही इज लाइक कि हमें डेथ से नहीं डरना चाहिए, दैट इज द अल्टीमेट थिंग फॉर विच वी ऑल आर लिविंग। एंड इतना ही आपको बस रिलीजियो मेडिसी के बारे में जानना है। नेक्स्ट है वल्गर एरर्स। वल्गर एरर्स का टाइटल आपको सिर्फ जानना है। वल्गर एरर्स में इन्होंने अगेन पॉपुलर सुपरस्टिशन है उनको करेक्ट करने की कोशिश की है। एंड थर्ड वर्क है अर्न बरियल। बरियल के नाम से ही पता चलता है अंतिम संस्कार, है ना, अंतिम संस्कार के जो कस्टम्स होते हैं उसके बारे में इस वर्क में उन्होंने लिखा है। थॉमस ब्राउन के बाद है जेरेमी टेलर। जेरेमी टेलर के हमें टाइटल्स याद करने हैं। जेरेमी टेलर शेक्सपियर के स्टाइल को अडॉप्ट करने की वजह से इनको शेक्सपियर ऑफ डिवाइन भी कहते थे। एंड इन्होंने स्पेंसर की तरह भी लिखने की कोशिश की है जिसकी वजह से इनको स्पेंसर इन कैजोक कहा जाता था। तो ये दोनों टाइटल आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इनके वर्क्स के सिर्फ हमें टाइटल्स देखने हैं। द रूल एंड एक्सरसाइज ऑफ होली लिविंग, द रूल एंड एक्सरसाइजेज ऑफ होली डाइंग। एंड क्वेश्चन किससे आया है? इनके थर्ड टाइटल से भी हमें क्वेश्चन मिला है, द वर्दी कम्युनिकेंट। ये जो टाइटल है ये किसने लिखा है, ऐसा क्वेश्चन आया था। एंड होली लिविंग एंड होली डाइंग के ऊपर भी हमें टाइटल से क्वेश्चन मिला है, तो हमें डिटेल में कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे जो ऑथर हैं वो है रिचर्ड बाक्स्टर। रिचर्ड बाक्स्टर एक प्यूरिटन क्लर्जीमैन थे। इनके भी हमें टाइटल्स याद रखने हैं। सेंट्स एवरलास्टिंग रेस्ट। ये जो वर्क है इसमें इन्होंने हेवन के ग्लिम्पसेस दिखाए हैं कि हेवन किस तरह का दिखाई देता है। एक कॉल टू द अनकन्वर्टेड। एक कॉल टू द अनकन्वर्टेड का भी आपको टाइटल जाना है। अनकन्वर्टेड कौन लोग हैं? जो लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं हुए हैं और उन्हें भगवान की तरफ मुड़ने के लिए उन्होंने सलाह दी है। सो अनकन्वर्टेड लोग कौन हैं? जो लोग गॉड को छोड़कर अर्थली चीजों से प्यार करते हैं उनको उन्होंने अनकन्वर्टेड कहा है। एंड उन्होंने उन लोगों को सलाह दी है कि आपको जल्दी से जल्दी इन अर्थली चीजों को छोड़कर गॉड की तरफ रुख करना चाहिए, गॉड को मानना चाहिए, उनमें विश्वास रखना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, तभी आपकी लाइफ का कुछ उद्धार होगा। सो बेसिकली रिलीजियस पोएट्री इन्होंने लिखी है। लास्ट बट सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं कहेंगे कि इम्पोर्टेंट ऑथर है आइजैक वॉल्टन, जिससे भी हमें क्वेश्चन मिले हैं। ये जॉन डन के फ्रेंड थे एंड उनके फिशिंग पार्टनर भी थे। इनके वर्क्स में सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है कंप्लीट एंगलर।
ठीक है, कंप्लीट एंगलर, जिसका सब टाइटल है स्पिरिट ऑफ फिशिंग। स्पिरिट ऑफ फिशिंग नाम से ही पता चल रहा है। इसमें पोइट ने आर्ट ऑफ फिशिंग को सेलिब्रेट किया है कि फिशिंग जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके क्या डायमेंशंस हैं। एंड ओपनिंग जो है इसकी 1 मई में दिखाई गई है, मई मंथ में इसकी ओपनिंग है। एंड 3 स्पोर्ट्समैन हैं, उनकी कॉन्वर्सेशन है, ऑयसीप एंड वैनेटर एंड पिस्केटर। तीनों के नाम आपको देखने चाहिए। एंड वो तीनों कौन है? ऑयसीप जो है वो एक फाउलर है, यानी कि जो बर्ड्स को मार के खाता है, उसका भोजन क्या है? बर्ड्स। और सेकंड है वैनेटर। वैनेटर एक हंटर है जो कि एनिमल्स को खाते हैं। एंड जो थर्ड फ्रेंड है उनका पिस्केटर। पिस्केटर एक फिशरमैन है जो फिशेस को खाता है। बेसिकली ये जो वर्क है वो फिशिंग को और फिशिंग से मिलने वाले जॉयज को, कंट्री साइड लाइफ को सेलिब्रेट करता है। इसके अलावा जो आइजैक वॉल्टन है वो एक जाने माने बायोग्राफर हैं, उस टाइम के फेमस बायोग्राफर हैं, और उन्होंने 5 फेमस लोगों की बायोग्राफीज लिखी हैं, जिसमें जॉन डन का नाम सबसे पहले आता है। फिर जॉर्ज हर्बर्ट, यानी कि वो भी एक मेटाफिजिकल पोइट थे। उसके अलावा हेनरी वॉटन, रिचर्ड हुकर, इस तरह से 5 लोगों की बायोग्राफीज उन्होंने लिखी हैं। और इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिलता है, तो आपको ये बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ पर हमारी जो है इंट्रीगम एज या इंट्रीगम पीरियड खत्म होता है। आपको मेजर माइनर सारे ऑथर्स की बेसिक डिटेल्स मैंने दे दी है, तो आप इसको रिवाइज करना। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।